हेलो दोस्तों, मैं ओम झाझड़िया। आज की क्लास में आपको रीट मेंस लेवल 2 मैथ्स का जो फ्री मेजर टेस्ट अपने द्वारा आयोजित किया गया था उसको सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। पिछली क्लास में हमने पहले 10 क्वेश्चंस को सरल किया था। आपने लेवल को देखा होगा। अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के लेवल के अकॉर्डिंग ही मैंने पेपर का लेवल रखा है। और इसी प्रकार के आप और भी टेस्ट देना चाहते हैं तो अपना जो ऐप है वो ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और गूगल प्ले स्टोर से मैथ्स विथ ओम झाझड़िया टाइप करके आप उसको सर्च कर सकते हैं। उसमें टेस्ट सीरीज नामक एक कोर्स स्टार्ट कर रखा है मैंने। और उस कोर्स पर आप अन्य इसी प्रकार के 8 टेस्ट दे सकते हैं, जिनमें से 3 तो माइनर टेस्ट हैं और 5 मेजर टेस्ट रखे गए हैं। बात करते हैं अपन इस फ्री मेजर टेस्ट की, जो आपको रीट लेवल 2 मेंस के अकॉर्डिंग रखा गया है, जिसमें 30 क्वेश्चंस आपको दिए गए थे। पहले 10 क्वेश्चंस हम पिछली क्लास में सरल कर चुके हैं। आगे अपन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से आगे के क्वेश्चंस को सरल करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 आपको क्या दिया गया है। दो संख्याएं हैं, उनके गुणनफल में यूनिट अंक क्या है, मतलब इकाई का अंक आपको ज्ञात करना है। इकाई का अंक देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया गया है 2467 की पावर जो है वो दे रखी है 153। इसकी पावर 153 इंटू में 341 की पावर जो दे रखी है आपको 72 है। आपको इसका यूनिट अंक या इकाई का अंक ज्ञात करना है। ध्यान दें, यहाँ पर आप इकाई का अंक ज्ञात करना होता है। घात यहाँ पर बड़ी बड़ी आपको दे रखी हैं, तो घात में किसका भाग दिया जाता है? 4 का भाग दिया जाता है। और घात में 4 का भाग देने के बाद जो शेष बचता है उसको घात के रूप में लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर यह संख्या 2467 है, इसमें इस 246 से तो कोई मतलब नहीं है अपने को। इकाई का अंक क्या है यहाँ? 7, तो अपन केवल 7 को ही देखेंगे। घात में अपन 4 का भाग देंगे, 4 का भाग देंगे तो 4 का भाग भी पूरी संख्या में देने की जरूरत नहीं है, लास्ट के 2 अंकों में दे सकते हो आप, इकाई और दहाई के अंकों में। जब 53 में 4 का भाग देंगे तो 13 चौक 52 बचेगा कितना? एक शेषफल 1 होगा तो घात 1 लग जाएगी, 2 शेषफल होगा तो 2 घात हो जाएगी। इसी प्रकार आगे गुणा, यहाँ देखो इकाई का अंक क्या है? 34 से तो कोई मतलब नहीं, इकाई का अंक कितना है? 1। और 1 की पावर चाहे कितनी भी हो, 1 को कितनी भी बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। और वैसे अगर घात करना चाहते तो अगर यहाँ देखिए 72 है, 72 में 4 का भाग देंगे तो 18 चौक 72, पूरा पूरा भाग चला जाएगा। और जब पूरा पूरा भाग चला जाता है तब घात हमेशा कितनी रखते हैं? 4। एक शेष बचता है तो एक घात, दो शेष बचने पर दो घात, तीन शेष बचने पर तीन घात। लेकिन कोई शेष नहीं बचता, उस स्थिति में घात कितनी होती है? 4। क्योंकि यहाँ पर एक है तो एक की घात कितनी भी हो मान तो एक ही आएगा। 7 की पावर 1 करेंगे तो ये 7 ही रहेगा, 1 की पावर 4 करेंगे तो ये 1 ही रहेगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 कम 7, मतलब यूनिट अंक जो है वो, इकाई का अंक जो है वो क्या रहेगा? 7 रहेगा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं तब यहाँ पर बीच में प्लस की संक्रिया दे देते हैं, और जब अगर बीच में प्लस की संक्रिया होगी तो यूनिट अंक 7 और 1 8 हो जाएगा। गुणा का भी हो सकता है तो प्लस भी दिया जा सकता है, दोनों स्थितियां होती हैं। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, 11 के बाद अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है वो अपने को बताना है। देखो, संख्याओं के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। संख्याएं अपन जानते हैं जनरली दो प्रकार की होती हैं, सामान्यतः दो प्रकार की होती हैं। एक तो कौन सी संख्याएं होती हैं? वास्तविक संख्याएं। और दूसरी होती हैं अवास्तविक, भी आप कह सकते हो उनको, और आप उनको काल्पनिक संख्याएं भी कह सकते हो। वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की कौन सी? एक तो परिमेय संख्याएं और एक होती है कौन सी? अपरिमेय संख्याएं। एक तो परिमेय संख्या होती है, दूसरी होती है अपरिमेय संख्याएं। अब इन परिमेय संख्याओं में से ही कौन सी होती हैं? पूर्णांक, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक है, पूर्ण है या प्राकृत है, इस प्रकार ये संख्याएं होती हैं। आगे ये संख्याओं का मोटा मोटा स्ट्रक्चर होता है। अब आपको क्या क्या कथन दिए गए उनकी बात अपन करते हैं। सबसे पहला कथन क्या है? प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक जो है वो परिमेय संख्या है, बिल्कुल है। परिमेय संख्या ही
परिमेय संख्याओं में से पूर्णांक होती हैं, परिमेय से ही पूर्ण होती हैं, परिमेय से ही प्राकृत होती हैं। तो प्रत्येक पूर्णांक संख्या क्या होगी? परिमेय होगी। बिल्कुल सही है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्णांक है। प्रत्येक प्राकृतिक या प्राकृत संख्या जो है वो पूर्णांक है। आप जानते हैं पूर्णांक जो होते हैं वो कितने होते हैं? जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार होते हैं। तो पूर्णांकों में से ये देखो, ये पूर्णांक अगर 1 से अपन ले लें ये पूर्णांक, तो ये पूर्णांक क्या है? प्राकृत संख्या ही तो है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या होती है? पूर्णांक होती है। बिल्कुल होती है, क्योंकि पूर्णांकों में से ही तो प्राकृत संख्या लेते हैं, और पूर्णांकों में से ही कौन सी संख्या लेते हैं? पूर्ण संख्या लेते हैं। तो दूसरा कथन भी अपना क्या है? सही है। प्रत्येक प्राकृत संख्या भी क्या है? पूर्णांक है। तीसरा, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्याओं के तो पार्ट हैं। वास्तविक संख्याओं में से ही परिमेय अपरिमेय आती हैं, वास्तविक संख्याओं में से ही क्या आती हैं? पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक वगैरह आती हैं। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या होगी? एक वास्तविक संख्या होगी। बिल्कुल होगी, हमेशा होगी, निश्चित तौर से होगी। और चौथा कथन है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है, जो कि क्या है? गलत है। क्यों गलत है? प्रत्येक वास्तविक संख्या है वो परिमेय संख्या हो कोई जरूरी नहीं है। पर वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती हैं। वास्तविक संख्या परिमेय भी हो सकती है, तो वास्तविक संख्या अपरिमेय भी हो सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय हो, वो अपरिमेय भी हो सकती है। तो चौथा कथन है यहाँ पर क्या होगा? असत्य होगा, गलत होगा, और वही अपना आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जिसमें ब्याज की अवधि जो है वो 6 माही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, यदि किसी धनराशि का 12% वार्षिक की दर से, यदि किसी धनराशि का 12% वार्षिक की दर से, ब्याज की दर 12% बता रखी है, 6 महीने बाद जोड़े जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 1 वर्ष का अंतर, समय आपको 1 वर्ष दे रखा है, और 6 माह बाद जोड़े जाने वाले, मतलब ब्याज की अवधि जो है वो 6 माही है, और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर आपको दे रखा है वो कितना है? 36 रुपए है। तो वह धनराशि कितनी होगी? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। धनराशि ज्ञात करनी है, ब्याज की दर आपको पता है, समय आपको पता है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपको दिया गया है। आपको ब्याज की अवधि यहाँ पर पता है क्या है? ब्याज की अवधि क्या है? 6 माही। जब ब्याज की अवधि 6 माही होती है तो दर आधी और समय दुगुना होता है। उसी के बाद क्वेश्चन को सरल किया जाता है। जब ब्याज की अवधि 6 माही है तो दर जितनी है उसकी आधी होगी, समय जितना भी है उसका दुगुना होगा। दर आधी होगी तो दर हो जाएगी 6%, समय दुगुना होगा तो समय हो जाएगा 2 वर्ष। अब ये दर और ये समय काम आएंगे, अब ये नई दर और ये नया समय काम आएंगे, और ये 6 माही का अब कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर दो प्रकार से आप क्वेश्चन को कर सकते हो, या तो आप कर सकते हो डेल्टा बनाकर, या आप कर सकते हो सूत्र से। डेल्टा बनाकर करेंगे तो ब्याज की दर क्या होती है? 6% है, तो डेल्टा बनेगा 106/100 बनेगा। ब्याज की दर 8 हो तो 108/100, 10 हो तो 110/100, 12 हो तो 112/100। ब्याज की दर 6 है तो 106/100 डेल्टा बन गया। जितना समय उतनी घात करेंगे, 106 का स्क्वायर करेंगे तो 100 कितना हो जाएगा? 112/36। 106 का स्क्वायर करेंगे तो 112/36 बटे में 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000। ऊपर वाली राशि मिश्रधन, नीचे वाली राशि मूलधन, और इन दोनों का अंतर क्या होता है? वो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। इन दोनों का अंतर चक्रवृद्धि ब्याज होता है। पढ़ाया था मैंने, आपको बताया था इसके बारे में। यहां पर जब दर 100 से कटने वाली नहीं है, 6% है, 100 को पूर्णतः विभाजित नहीं करती है, जब दर 100 से कटने वाली नहीं है तो दर का जो स्क्वायर होता है वो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ही होता है। दर का स्क्वायर, दर कितनी है? 6, तो 6 का स्क्वायर 36 अंतर होगा किसका? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का। अगर चक्रवृद्धि ब्याज में से 36 रुपए आप कम कर देंगे तो साधारण ब्याज आपको मिलेगा कितना? 1200 रुपए मिलेगा। ये साधारण ब्याज होगा। अब आपका क्वेश्चन की बात करें, आपको दे रखा था चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है 36 रुपए, क्वेश्चन में पहले से दे रखा है। जबकि यहां पर देखें तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर यहां भी 36 ही है, मतलब 36 मान होगा किसका? 36 का ही मान होगा, और जो पूछा जाए उससे गुणा। अगर आपको साधारण ब्याज पूछे तो आप गुणा करो किससे? 1200 से। चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो गुणा करो 1200,
36 से। मिश्र धन पूछे तो 112 36 से। आपसे पूछा क्या है, वो धनराशि। मूलधन पूछा है तो मूलधन पूछा है तो किससे गुणा करेंगे आप, 10,000 से गुणा करेंगे। 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, तो वह धनराशि आपको क्या प्राप्त होगी, 10,000 रुपये यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार आप इसको बहुत आसानी से सरल कर सकते हैं। बाकी इसका एक मैंने सूत्र भी बताया था, उस सूत्र से करना चाहें तो उससे भी सरल कर सकते हैं। ये बेसिक तरीका है इसका। बात अपन करते हैं आगे। इसके बाद 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14, प्रायिकता पर आधारित क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं में से पहली 50 प्राकृत संख्या 1 से लेकर 50 तक होंगी। पहली जो प्राकृत संख्या 50 हैं वो 1 से लेकर 50 तक होंगी। उन संख्याओं में से एक संख्या चुनी जाती है और इस संख्या के 3 या 5 के गुणज होने की प्रायिकता क्या है। इस संख्या का 3 का गुणज भी हो सकती है या वो 5 का गुणज भी हो सकती है, तो उस बात की क्या प्रायिकता है वो आपको ज्ञात करनी है। 1 से लेकर 50 तक की संख्याएं हैं तो कुल संभावनाएं तो 50 हो गई, क्योंकि उनमें से एक संख्या चूज करनी है, एक संख्या को सेलेक्ट करना है, तो वो संख्या कोई भी हो सकती है। तो कुल संभावनाएं जो हैं वो तो है 50। अब अनुकूल संभावनाओं की बात करें तो अनुकूल संभावना या तो वो 3 का गुणज होनी चाहिए या वो 5 का गुणज होनी चाहिए। 50 के बीच में 1 से लेकर 50 तक 3 के कितने गुणज होते हैं। 3 के गुणजों की आप बात करोगे, 3 के गुणजों की अगर बात करोगे तो वो आपको पता है 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, इस प्रकार होंगे। 30 तक होंगे। 30 के बाद 33 भी होगा, 36 भी होगा, 39 भी होगा, 42 भी होगा, 45 भी होगा, 48 भी होगा। इस प्रकार ये 3 के गुणज आपको प्राप्त होंगे 1 से 50 के बीच में। और सब इन गुणजों को अगर काउंट करोगे आप तो ये 16 आएंगे, क्योंकि 16 थी 48, 16 थी या 48, मतलब ये टोटल जो गुणज आपको प्राप्त होंगे 3 के, ये तो कितने आए, 16 गए। अब उसके अलावा और भी बचे हैं, 5 के गुणज भी हैं। 5 के गुणज क्या है, जैसे 5 के गुणज 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50, ये 5 के गुणज हैं। लेकिन कुछ ऐसे गुणज हैं जो आपने यहां भी काउंट कर रखे हैं और यहां भी काउंट कर रखे हैं। जैसे यहां पर 15 जो है वो यहां भी आया और यहां भी आ गया, तो 15 अपन शामिल नहीं करेंगे। 15 3 के टेबल में भी तो आ गया। और इसी प्रकार 20, 25 नहीं, 30 भी आ गया, यहाँ पर आ गया, 30 आ गया। और इसी प्रकार यहाँ पर देखोगे आप 35, 40, 45, 45 भी यहाँ पर आ गया। तो ये गुणज अपन काउंट नहीं करेंगे 5 के, क्यों, क्योंकि ये गुणज जो है वो अपन 3 की टेबल में काउंट कर चुके हैं, 3 वाले गुणजों में शामिल कर चुके हैं। अब उसके अलावा और कितने बचे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 गुणज ये हो गए। तो टोटल 3 और 5 के गुणज कितने हो गए, 16 और 7 23 हो गए। आपको ज्ञात करनी है प्रायिकता। प्रायिकता बराबर क्या होगा, कुल संभावनाएं तो कितनी है 50, तो बट्टे में होगा 50। अनुकूल संभावनाएं, एक संख्या सेलेक्ट करनी है जो 3 या 5 का गुणज हो, तो 3 या 5 के गुणज की टोटल जो संख्याएं हैं वो कितनी है, 16 और 7 23। 23 में से कोई भी, इन 23 में से कोई भी एक संख्या आ जाएगी तो वो 3 या 5 का गुणज होगी। मतलब अनुकूल संभावनाएं कितनी है 23, तो प्रायिकता क्या होगी 23/50 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 में नेक्स्ट, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। 14 के बाद क्वेश्चन नंबर अगला आता है 15। किसी त्रिकोण की तीनों भुजाएं हैं, 3 भुजाएं हैं, उनमें से 2 भुजाएं आपको दे रखी हैं, तीसरी भुजा जो है वो x बता रखी है। तो x का जो मान है वो कहां होगा, वो आपको यहां पर ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15। किसी त्रिकोण की 3 भुजाएं, किसी त्रिकोण की 3 भुजाएं क्या है, एक तो 5 है, एक 9 है और तीसरी क्या है x सेंटीमीटर है। तो x का न्यूनतम पूर्ण मान ज्ञात कीजिए। न्यूनतम मान क्या होगा, वो न्यूनतम मान अपने को बताना है। ध्यान दें यहां पर आप, त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, 3 भुजाओं में से 2 भुजाओं का योग सदैव तीसरी से अधिक होता है और 2 भुजाओं का अंतर तीसरी से सदैव कम होता है। 2 भुजाओं का जो योग होता है वो सदैव तीसरी से क्या होता है, अधिक होता है। जैसे इन दोनों का योग कितना है 14, तो वो 14 से तो कम ही होगी। 2 भुजाओं का योग है वो तीसरी से अधिक होता है। अब इनका योग कितना है 14, मतलब ये भुजा जो है वो 14 से तो छोटी होगी।
और दो भुजाओं का जो अंतर होता है वो तीसरी से कम होता है। अंतर कितना है 4, वो तीसरी से कम है, मतलब x से कम है। या आप ये कह दो कि तीसरी भुजा जो होती है वो 2 के अंतर से ज्यादा होती है, तीसरी भुजा जो होती है वो दो संख्याओं के अंतर से अधिक होती है। तो अंतर है 4, उससे ज्यादा होगी 4 से ज्यादा क्या होगी फिर 5 होगी। न्यूनतम पूर्ण मान आपको कहा है, न्यूनतम पूर्ण मान, न्यूनतम तो है ही और पूर्ण मान है, दशमलव के रूप में नहीं है, तो वो न्यूनतम पूर्ण मान x का क्या हो सकता है 5 हो सकता है। और अधिकतम मान कितना होता है, यहाँ इनका 14 से छोटा होगा, 14 से छोटा मतलब अधिकतम मान कितना हो सकता है, पूर्ण मान 13 हो सकता है। और न्यूनतम पूछे तो कितना हो सकता है 5 हो सकता है। अब 5 को आप चेक कैसे कर सकते हैं, दो भुजाओं का योग तीसरी से अधिक, 9 और 5 14 इससे ज्यादा है, इनका योग 9 और 5 14 इससे ज्यादा है, इनका योग 5 और 5 10 इससे ज्यादा है। तो इन तीनों भुजाओं से मिलकर कोई त्रिभुज है उसका निर्माण किया जा सकता है। तो ये x का न्यूनतम पूर्ण मान है कितना 5 हो जाएगा। यहाँ पर अधिकतम पूछे तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। 15 के बाद अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16। मध्य पर आधारित आपको बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। यदि 6 7 x 8 y 14 का माध्य 9 है, इन सब का माध्य कितना है 9 है, तो आपको ऑप्शन के रूप में 4 ऑप्शंस दे रखे हैं जिनमें x और y दे रखे हैं, मतलब x प्लस वाई की वैल्यू या x माइनस वाई की वैल्यू अभी आपको 4 ऑप्शंस में दे रखी है। आपको x प्लस वाई या x माइनस वाई का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। ये कितनी संख्याएं, 3 और 3 6 संख्याएं हैं। इन 6 संख्याओं का औसत कितना है 9 है। तो औसत आप निकालना या माध्य आप निकालना जानते हैं, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो सभी को अपन ऐड करेंगे, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, 6 संख्याएं तो 6 का भाग देंगे, वो माध्य के बराबर होगा। माध्य कितना है 9 के बराबर होगा। सरल करेंगे तो यहाँ से आपको x और y में एक समीकरण मिलेगी, वो आपका आंसर हो जाएगी। ये 6 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9 6 54 हो जाएगा। इन सभी को अपन ऐड कर देते हैं तो 6 7 13 8 21, 21 और 14 कितने हो जाएंगे 35 प्लस x प्लस वाई बराबर 54, और ये 35 उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो x प्लस वाई बराबर 54 में से 35 जाएंगे तो बचेंगे कितने 19। x प्लस वाई का मान आपको ये प्राप्त हो जाएगा, यही अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 17, वो थोड़ा सा अलग है। देखिए अलग किस प्रकार से है, इस प्रकार के एग्जाम में काफी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं और इस प्रकार के काफी चेंज भी एग्जाम में किए जाते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा चेंज करके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता रहा है, इसको आप बहुत अच्छे से समझें। बहुलक माध्य और माध्यिका के रिलेशन पर, तीनों के संबंध पर आधारित ये क्वेश्चन है। आपको दिया गया है यदि किन्हीं संख्याओं के क्रम का बहुलक उनके माध्य से 12 अधिक है। बहुलक जो है वो माध्य से 12 अधिक है, इसका मतलब ये हुआ कि बहुलक और माध्य का जो अंतर है वो अंतर कितना है 12 है। बहुलक जो है वो माध्य से 12 अधिक है, मतलब बहुलक और माध्य का जो अंतर है वो कितना है 12 है। और आपसे पूछा क्या है, तो उनका बहुलक माध्यिका से कितना अधिक है, मतलब बहुलक और माध्यिका का अंतर पूछा आपसे। बहुलक जो है वो माध्यिका से कितना अधिक है, कहने का मतलब ये हुआ कि बहुलक और माध्यिका का अंतर आपको ज्ञात करना है। बहुलक और माध्यिका का अंतर आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। ये तो आपका क्वेश्चन हो गया। दिया गया है क्या वो आपको क्लियर होना चाहिए, और जो पूछा गया है वो क्या है वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। बहुलक और माध्य का अंतर 12 है, बहुलक माध्य से 12 अधिक है, मतलब दोनों का अंतर 12 है। बहुलक है वो माध्यिका से कितना अधिक है, मतलब दोनों का अंतर कितना है वो अपने को बताना है। अब बात करें अपन तीनों के संबंध की। बहुलक माध्यिका और माध्य के मध्य एक संबंध होता है, वो संबंध, उस संबंध पर आधारित क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। और वो संबंध क्या होता है, बहुलक बराबर क्या होता है 3 इंटू में माध्यिका माइनस 2 इंटू में माध्य होता है। बहुलक बराबर 3 इंटू में माध्यिका माइनस 2 इंटू में माध्य होता है। आपको करना क्या है, आपको जो ज्ञात करना आप उसको देखो।
ज्ञात करना है बहुलक और माध्यिका का अंतर। मतलब जो आपको ज्ञात करना है उसमें दो ही मान होने चाहिए। कौन कौन से? बहुलक और माध्यिका ही होने चाहिए। तो तीसरा कौन बचा? माध्य। मतलब माध्य इस संबंध में नहीं होना चाहिए। जो पूछा उस पर आपको गौर करना है। ज्ञात करना है बहुलक और माध्यिका का अंतर, मतलब बहुलक और माध्यिका ही होने चाहिए इस संबंध में। तो जब बहुलक और माध्यिका ही आपको चाहिए तो किसको हटाना पड़ेगा? माध्य को हटाना पड़ेगा, तभी आपको जो पूछा गया है वो प्राप्त होगा। माध्य को यहां से हटाना है, हटाने का तरीका एक ही है, जो दिया गया है उससे। और ये जो दिया गया है इससे आप माध्य का मान निकाल सकते हो, और माध्य का मान यहां रख दोगे तो माध्य यहां से हट जाएगा, और माध्य हटते ही आपका आंसर भी आ जाएगा। देखिए कैसे, यहां से माध्य का अपन मान निकालें, माध्य तो इधर आ जाएगा, तो बचेगा कितना? बहुलक 12 इधर आकर माइनस हो जाएगा, बहुलक माइनस 12 बराबर किसके होगा? माध्य के बराबर होगा। ये माध्य का जो मान है ये आप यहां रख दो। सरल अपन करते हैं इसको। बहुलक बराबर 3 इंटू में माध्यिका माइनस 2 इंटू में माध्य। माध्य का मान कितना है? माध्य का मान है बहुलक माइनस 12, बहुलक माइनस 12 हो जाएगा। और इसको अपन सरल करेंगे तो बहुलक बराबर क्या होगा? 3 इंटू में माध्यिका, कोष्टक खोलेंगे तो 2 बहुलक माइनस के 2 बहुलक और माइनस माइनस प्लस 12 दूनी 24 हो जाएगा। आपको बहुलक और माध्यिका का अंतर ज्ञात करना है, तो बहुलक और माध्यिका को आप एक साइड कर लो। बहुलक और माध्यिका को एक साइड, इनको इधर ले आते हैं अपन। इधर लाएंगे तो 2 बहुलक तो उधर पहले से हैं, एक बहुलक इधर पहले से है, तो 2 और 1 3 बहुलक हो जाएंगे। 3 कॉमन आ जाएगा, 3 तो कॉमन ले लेंगे, 3 इंटू में बहुलक, और ये माध्यिका 3 माध्यिका इधर आकर माइनस की हो जाएंगी, 3 कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या? माध्यिका बचेगा। और बराबर में बचेगा कितना? 24 बचेगा। 3 इधर गुणा में ही इधर आ जाएगा, डिवाइड में भाग में आ जाएगा। ये बहुलक और माध्यिका का अंतर है, और माध्यिका और बहुलक का जो अंतर आएगा वो 24 में 3 का भाग देंगे, कितनी बार? 8 बार भाग जाएगा। तो ये बहुलक और माध्यिका का अंतर आपको प्राप्त हो जाएगा, और यही आपको ज्ञात करना था। इस प्रकार इस संबंध पर आधारित क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं, और एक दो स्टेप में आप इनको सरल कर सकते हैं, इस तरीके से सरल कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। 18 नंबर समरूपता पर आधारित अच्छा क्वेश्चन आपको दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, एक त्रिभुज दिया गया है आपको पी क्यू आर। त्रिभुज पी क्यू आर में देखो ध्यान से समझे इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अलग है थोड़ा सा। त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर और पी क्यू भुजा, पी आर और पी क्यू भुजा पर में क्रमशः एस और टी बिंदु इस प्रकार हैं। इन दोनों भुजाओं में एस और टी बिंदु इस प्रकार हैं। मान लेते हैं ये तो एस बिंदु है और ये बिंदु है वो टी बिंदु है। दोनों भुजाओं में कौन सी क्रमशः? पी आर में पहले पी आर का नाम लिया है तो पी आर में एस बिंदु होगा, बाद में पी क्यू का नाम लिया तो पी क्यू में टी बिंदु होगा। एस और टी बिंदु इस प्रकार हैं कि पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर, ये कोण पी क्यू आर बराबर है पी एस टी, पी एस टी, कोण पी एस टी के बराबर है, इस कोण के बराबर है। ये कोण और ये कोण आपस में क्या है? दोनों बराबर है। अब आपको भुजाओं के बारे में दे रखा है, भुजाओं की लंबाई दे रखी है। पीटी की लंबाई, ये लंबाई जो है वो आपको 5 सेंटीमीटर बता रखी है। पीएस की लंबाई, ये लंबाई आपको 3 सेंटीमीटर बता रखी है। टीक्यू की लंबाई, ये टीक्यू यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आपको 3 सेंटीमीटर बता रखी है। तो आपको एस आर, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, ये लंबाई ज्ञात करनी है। अब देखिए यहाँ पर आप एक थ्योरम भी पढ़ चुके हैं, पहले मैं बता चुका हूँ, किसी भी त्रिभुज में किसी भी भुजा के समांतर कोई रेखा हो, किसी भुजा के जब कोई समांतर रेखा हो तब तो आपको पता है ये कोण आपस में बराबर होंगे, ये कोण आपस में बराबर होंगे, ये कोण दोनों में है। तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, पूरा त्रिभुज, दोनों समरूप त्रिभुज होते हैं। समरूप त्रिभुज होंगे तो संगत भुजाओं का अनुपात है वो बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर ये दोनों भुजाएं जो है ये समांतर नहीं है, समांतर नहीं बता रखी है आपको, और समांतर नहीं है ना ही है संगत कोण आपको बराबर बता रखे, संगत कोण भी आपको यहाँ बराबर नहीं बता रखे।
तो फिर क्या किया जाए, देखिए दो त्रिभुज है यहाँ पर, एक तो ये छोटे वाला त्रिभुज और एक ये बड़े वाला त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुजों में देखो आप, एक कोण तो P दोनों में कॉमन है, P जो है वो इस छोटे वाले त्रिभुज में भी काम आएगा और बड़े वाले त्रिभुज में भी आएगा। और ये कोण है, ये दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, दोनों में बराबर है। जब दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण तो अपने आप ही बराबर होगा, क्योंकि कोणों का योग 180 होता है। तो तीनों कोण बराबर हो गए, तो ट्रिपल ए नियम से, कौन से नियम से, ट्रिपल ए नियम से, कोण 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 नियम से दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। समरूप कौन से त्रिभुज होंगे, नाम अपन लिखते हैं त्रिभुज पी क्यू आर, बड़े वाला त्रिभुज पी क्यू आर समरूप होगा। किसके समरूप होगा, P कोण यहां है तो यहां भी सबसे पहले P आएगा, क्योंकि P के बराबर P है। संगत कोण बराबर होंगे, संगत भुजाएं समान अनुपात में होंगी। तो P के बराबर P होगा। Q कोण ये है, इसके बराबर कौन सा है, S कोण, तो बाद में S आ जाएगा। बचा हुआ कोण बाद में आना ही है, बचा हुआ कोण है T है। तो त्रिभुज PQR और त्रिभुज PST, ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। और समरूप त्रिभुज हो गए, इसका मतलब संगत भुजाएं समान अनुपात में होंगी, तभी तो अपन भुजा ज्ञात कर पाएंगे। संगत भुजाएं समान अनुपात में होंगी, मतलब इसकी पहली भुजा के साथ अनुपात, दूसरी का दूसरी के साथ, और तीसरी का तीसरी के साथ अनुपात बराबर होगा। पहली भुजा क्या है, पहली भुजा क्या है PQ, तो इधर उधर क्या है PS। और तीसरी भुजा देखें तो दूसरी यहाँ काम नहीं देगी, दूसरी कौन सी, ये भुजा QR, और ये दोनों काम नहीं देंगी, क्योंकि ना तो इनकी लंबाई दे रखी है ना इनकी लंबाई पूछी गई है। तीसरी कौन सी भुजा है PR, और इधर तीसरी भुजा कौन सी है PT, PR और PT। क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। भुजाओं का अनुपात बराबर करेंगे, अब भुजाओं की लंबाई यहाँ से रख सकते हैं आप। भुजाओं की लंबाई रखेंगे तो PQ की लंबाई यहाँ पर देखेंगे आप कितनी है, PQ की लंबाई यहाँ पर 5 और 3 8 हो गई कंप्लीट। और बटे में PS की लंबाई कितनी है 3, बराबर PR की लंबाई आपको ज्ञात करनी है क्या, PT की लंबाई तो आपको दे रखी है कितनी, PT की लंबाई तो है 5, और PR कंप्लीट है। PR निकाल लेते हैं, एक बार पूरी निकाल लेते हैं, उसमें से PS घटा देंगे तो SR आ जाएगी बाद में। PR अपने को यहाँ पर ज्ञात करनी है, और बट्टे में क्या है PT की लंबाई कितनी है यहाँ पर है 5। इसको सरल कर सकते हैं आप, सरल करेंगे तो ये 5 इधर हो जाएगा, 8 पंजो 40 बट्टे में 3, ये लंबाई किसकी आ गई, PR की लंबाई आ गई। PR नहीं पूछा अपने को निकालना क्या है, SR निकालना है। तो PR कंप्लीट है, उसमें से ये PS 3 घटा देते हैं अपन, तो SR की लंबाई आ जाएगी। इसलिए अपन क्या करेंगे, SR बराबर निकालेंगे तो 40/3, मतलब PR में से क्या घटा देंगे, 3 घटा देंगे, 3 माइनस करेंगे, और 3 माइनस करेंगे तो 3 × 9, 40 में से 9 जाएंगे तो 31/3। ये SR की लंबाई आपको प्राप्त होगी, और यही आपसे पूछी गई थी। जो आपकी आंसर क्या होगा, 31/3 हो जाएगा। आपको 31/3 सेंटीमीटर सी ऑप्शन में, आपको तीसरे ऑप्शन में दे रखा है इसको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसके बाद 18 के बाद अगला क्वेश्चन अपना आता है क्वेश्चन नंबर 19। कोण पर रेखा और कोण पर आधारित क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। चित्र में CP और BQ जो हैं, दोनों की दोनों समांतर रेखाएं आपको बताई गई हैं। देखिए किस प्रकार डायग्राम है, डायग्राम मैं बना देता हूं यहां पर। इस प्रकार एक ये डायग्राम बनाया हुआ है। यहां पर ये B है, ये Q है, ये P है, ये यहां पर आपको बता रखा है C है, और ये कोण आपको बता रखा है यहां पर 25 डिग्री है, और ये कोण यहाँ पर x है। इस x का मान आपको ज्ञात करना है। और ये जो BQ और ये CP जो है, कौन कौन सी, BQ और CP, ये दोनों रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं, ये आपको यहाँ पर बताया गया है। और x का मान आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। इस x का मान देखो कैसे ज्ञात करेंगे अपन, इन दोनों समांतर भुजाओं में से इस भुजा को अपन और आगे बढ़ा देते हैं, इसको और आगे अपन बढ़ा देते हैं। अब आपको यहाँ पर एक कोण और भी बता रखा है, कौन सा, 105 डिग्री। ये B कोण जो है ये आपको बता रखा है कितना, 105 डिग्री बता रखा है। अब ये दोनों रेखाएं आपने आगे, इस रेखा को आपने आगे बढ़ा दिया,
ये दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं हैं, एक तिर्यक रेखा काटेगी तो संगत कोण आपस में बराबर होंगे। ये कोण जब 105 का है तो इधर वाला कोण भी 105 डिग्री का आपको प्राप्त हो जाएगा। और इस त्रिभुज में, ये जो त्रिभुज है, ये छोटे वाला जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज में ये जो है ये बहिष्कोण है, ये बहिष्कोण है, और बहिष्कोण का मान अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो इस कोण का मान इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। 125 में 25 जोड़ेंगे, 105 में 25 जोड़ेंगे तो ये कोण 130 डिग्री का आपको प्राप्त हो जाएगा। और यही आपने को ज्ञात करना था, या आप दूसरे तरीके से भी ज्ञात कर सकते हो। तीनों कोणों का योग 180, 180 में से 130 जाएंगे तो ये कोण बचेगा कितने का, 50 का। पूरा कोण 180 होता है, 180 में से 50 जाएंगे तो 130 का बचेगा। उस तरीके से भी आप इसको सरल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बाद, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए औसत पर आधारित है, माध्य पर आधारित है। एक व्यक्ति है, उसकी 12 महीने की आय व्यय के बारे में आपको बताया गया है। एक आदमी प्रथम 4 माह में औसतन 1800 रुपए मासिक खर्च करता है। पहले 4 माह में औसतन वो 1800 रुपए खर्च करता है, एवरेज जो है वो 1800 रुपए खर्च करता है। अगले 8 माह में, अगले 8 माह के अंदर वो औसतन 2000 रुपए खर्च करता है। अगले 8 माह में वो औसतन 2000 रुपए खर्चा करता है, और वर्ष में 5600 रुपए की बचत भी करता है। पूरे वर्ष के अंदर वो 5600 रुपए की बचत भी करता है। तो उसकी औसत मासिक आय कितनी है? पहले 4 महीने का खर्चा बता दिया, अगले 8 महीने का खर्चा बता दिया, औसतन खर्चा, तो 12 महीने का कुल खर्च बता दिया, और 12 महीने की बचत बता दिया आपको। तो क्या आप उसकी 12 महीने की कुल आय बता सकते हो? आय में से ही खर्च होता है, आय में से ही बचत होती है। तो खर्च और बचत को जोड़ देंगे तो 12 महीने की कुल आय आ जाएगी, और 12 महीने की कुल आय में 12 का भाग देंगे तो औसत मासिक आय आपको प्राप्त होगी। अब 12 महीने का कुल खर्च कैसे निकालें? पहले 4 माह का औसत खर्चा 1800 रुपए है, तो कुल खर्चा 4 से गुणा करेंगे, कितना होगा, 7200 रुपए। अगले 8 महीने का औसत खर्चा 2000 रुपए है, तो कुल खर्चा कितना आएगा, 16000 रुपए। और बचत है पूरे वर्ष की कितनी, 5600 रुपए। इन तीनों को जोड़ दें तो ये 12 महीने का खर्चा, ये 12 महीने की बचत, इन सभी को जोड़ देंगे तो ये क्या होगी, 12 महीने की कुल आय होगी। इनको अपन जोड़ सकते हैं, 0 0 6 2 8, और यहाँ देखेंगे तो 16 और 5 21, और 21 और 7 कितने हो जाएंगे, 28, 28800। ये 12 महीने की कुल आय है, क्योंकि आय में से ही बचत, आय में से ही होता है खर्च। और 12 महीने की कुल आय में अगर आप 12 का भाग दे देंगे तो 12 दूनी 24, 4 12 चौक 48, 2 0, तो ये एक महीने की औसत मासिक आय आपको प्राप्त होगी, कितनी हो जाएगी, 2400 रुपए हो जाएगी। इस प्रकार आय व्यय और बचत पर आधारित इस क्वेश्चन को आप आसानी से सरल कर सकते हैं। आज की क्लास में अपन इन्हीं 10 क्वेश्चंस को सरल करेंगे। अगली क्लास में अपन बचे हुए जो और क्वेश्चंस हैं उनको सरल करेंगे। अगर आपको इसको वीडियो पसंद आया हो, टेस्ट सीरीज आपको अच्छी लगी हो, तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।